हिंदी व्याकरण। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग हेतु नियमों का अध्ययन है, अर्थात हम जिस भाषा को सीखते हैं या पढ़ते हैं, क्या हम इसे सही से सीख पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कानून होते हैं। भाषा से संबंधित इन नियमों का अध्ययन ही व्याकरण है, ताकि हम भाषा को व्यवस्थित और सही तरीके से सीख पाए। भाषा भाषा वह साधन है जिससे हम अपने भावों विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं, अर्थात हमारे मन में या मस्तिष्क में चल रहे भावनाओं एवं विचारों को प्रकट करने के लिए, ताकि हम दूसरे से अपने विचार प्रकट कर पाएं। इसके लिए जिसका साधन या जिस साधन का प्रयोग होता है उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे मुझे पेन की जरूरत है तो मैं कहूँगा कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं। अगला व्यक्ति मुझे पेन लाकर देता है। यहाँ पर मैंने अपने भावों को या अपने जरूरतों को भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया, ताकि मेरा काम हो जाए और दूसरे व्यक्ति ने मुझे पेन दे दिया। इस तरह हम हिंदी भाषा का प्रयोग या किसी भी भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, अर्थात हम भाषा को दो तरीके से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। एक है मौखिक भाषा, इसमें हम मुंह से बोलकर या मौखिक रूप से दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। दूसरा लिखित भाषा, इसमें हम लिख कर या लिखी हुई बातों को दोहरा कर किसी की भावनाओं को समझते हैं या किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नोट सांकेतिक भाषा, जिसमें शरीर व चेहरे के हाव भाव से विचारों का साझा होता है, भी भाषा है। हम पाते हैं कि कुछ हमारे समाज में बहरे या फिर गूंगे व्यक्ति भी रहते हैं जो बोलने में समर्थ नहीं है। ऐसे व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात शरीर व चेहरे के हाव भाव से अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। वह भी भाषा है, क्योंकि उनका भी अपना व्यवस्थित व्याकरण होता है, अर्थात इन भाषा को या सांकेतिक भाषा को सीखने के लिए भी व्यवस्थित व्याकरण होता है। बोली यह स्थानीय या क्षेत्रीय रूप में कार्य करने वाले भाषा होता है, अर्थात यह छोटे या स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा का ही छोटा रूप है। अर्थात किसी खास क्षेत्र में बोली जो कि खड़ी हो जाती है या किसी खास बोली भाषा में कुछ बदलाव आ जाता है तो वही बोली का रूप ले लेता है। बोली का फैलाव ज्यादा या विशाल या विस्तृत नहीं होता है। भाषा जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है आदि, ये सब भाषाएं हैं। जबकि बोली में अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी, नागपुरी आदि बोलियां हैं या बोली है। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त अक्षरों एवं चिन्हों को लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो आवाज आती है, जिसे अक्षर भी कहते हैं, उसे हम किसी खास चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हमने क को सीखा तो क आवाज को हमने इस तरह से देखा, अर्थात यह देवनागरी या हिंदी या संस्कृत भाषा में इस प्रकार से क लिखा जाएगा। क लिखने के तरीकों को लिपि कहेंगे, अर्थात यह लिपि है, यानी देवनागरी लिपि में क को इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसे सभी व्यक्ति जो हिंदी या संस्कृत सीखना चाहता है इसे क ही पढ़ना होगा या क के रूप में ही इसे पढ़ना ही चाहिए, ताकि वह इस भाषा को सीख सके। अर्थात लिपि किसी भी भाषा के अक्षरों को या भाषा के वर्णों को लिखने का चिन्ह है। भाषा लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं के लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसे पहले नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली जिस तरीके से जिन चिन्हों के प्रयोग से बनते हैं या लिखे जाते हैं, उन लिखने के तरीके को ही देवनागरी लिपि या नागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सभी भाषाएं रोमन लिपि में आते हैं, अर्थात इन्हें रोमन लिपि में लिखा जाता है। अर्थात जिस ए को हम लिखते हैं यह रोमन लिपि में लिखा जाता है। जिसे भी अंग्रेजी सीखना है उसे इसे ए ही पढ़ना होगा, ताकि सभी को यह सामान्य जानकारी प्राप्त हो, ताकि बोलने के लिए सभी को सामान्य रूप से एकत्रित किया जाए या साझा किया जाए। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, बंगाली की लिपि बांग्ला लिपि है,
उर्दू के लिए अरबी फारसी लिपि है, अर्थात इसे नस्तलिक लिपि भी कहते हैं। पढ़ने के सुविधा के दृष्टि से व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, अर्थात हम व्याकरण को आसानी से पढ़ सके या समझ सके, इसके लिए हम पूरे व्याकरण को 3 खंड में बांटकर पढ़ते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। इसमें वर्णों के उच्चारण, भेद, संरचना आदि के बारे में पढ़ा जाता है, अर्थात इसमें हम अक्षर के उच्चारण, भेद, प्रकार आदि को पढ़ते हैं या आदि के बारे में जानते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा के सबसे छोटे छोटे अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक, अ, आ से लेकर अह तक, ये सभी छोटे छोटे अक्षर है। हम जितने भी शब्द या वाक्य बनाते हैं वो सभी इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इन सभी वाक्यों या शब्दों में सबसे छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं या आवाज होते हैं, इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण या वर्णों के भेद, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर वर्ण, इसकी संख्या 11 है, इसे वोवेल्स भी कहते हैं। यह स्वतः उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जब हम अ बोलते हैं तो इसके पीछे क नहीं आता है। अ, आ ये सभी स्वतंत्र होते हैं, जबकि यदि हम क बोले तो इसके पीछे अ आता है। क, देखिए आप गौर से, क के पीछे अ आएगा, ख इसके पीछे भी अ आएगा, अर्थात जो किसी के उच्चारण के बिना या किसी के सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी स्वर है और इसकी संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण, इसे कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात इनको बोलने में स्वर की मदद ली जाती है। जैसे क को बोलने में हमें अ की सहायता लेनी होगी, अर्थात क बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, आधा क को नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए इसे व्यंजन वर्ण कहेंगे, अर्थात व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। इसकी संख्या 33 है। वर्णमाला, अर्थात एक ऐसा माला जो कि फूलों के गुच्छे से बने होते हैं, और यहाँ पर वर्णमाला में फूल के गुच्छे ना होकर के वर्णों के गुच्छे यानी अक्षरों का एक समूह होगा और व्यवस्थित समूह होगा। वर्णमाला, इसे अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इसे भाषा के या इसमें भाषा के सभी वर्णों को व्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, ये जो क्रम है, ये जो सही क्रम में सभी कोई पढ़ते हैं, हम सभी इसी क्रम में सीखते हैं कि क, ख, ग इसी तरह करते करते ज्ञ तक, अ, आ, ई इसी तरह करते करते अह तक, इसे जो व्यवस्थित तरीका से सजाया गया है, इस सजे संपूर्ण माला को, इस सजे संपूर्ण व्यवस्थित ढंग को ही वर्णमाला कहते हैं। अकेले क वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, अर्थात वर्णमाला सभी अक्षरों के समूह को कहते हैं। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर या वर्ण है। आजकल जो हिंदी पढ़ते हैं, अर्थात आधुनिक हिंदी में कुल 52 अक्षर है जिनसे हिंदी लिखे एवं बोले जाते हैं। वर्णमाला अर्थात क, ख, ग, अ से लेकर अह तक, ये कहां से आया, तो इसको लेकर या इसे लेकर एक मान्यता है। पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण के सबसे आदि कवि कहलाते हैं, अर्थात व्याकरण के सबसे आदि कवि है, उन्होंने सबसे पहले अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखी, जिसमें वर्णमाला या क से लेकर ज्ञ तक की रचना का या अक्षरों का उल्लेख है, जिसे सजाया गया है। पाणिनि जो कि शिव भगवान के एक महान भक्त थे, इन्होंने तपस्या करके शिव भगवान को प्रसन्न किया था। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर तांडव नृत्य किया, जिनसे विशिष्ट ध्वनियां निकली, जिन्हें 14 विभिन्न ध्वनियों को सजाया गया। इन्हीं 14 विशिष्ट ध्वनियों को महेश्वर सूत्र कहा जाता है और इसे ही बाद में अष्टाध्यायी में शामिल किया गया, जिसे हम
क ख ग घ, अर्थात इसे आज हम पढ़ते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि अ आ क ख ग ये सभी पाणिनि द्वारा रचना किया गया है, जो कथा के अनुसार शिव भगवान के निकले हुए तांडव नृत्य से डमरू के ध्वनियां हैं, जो 14 विशिष्ट ध्वनि से बने हैं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। स्वर वर्ण ये 11 है। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के प्रकार अर्थात स्वर वर्ण कितने तरह के हैं, तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, ये 4 है, अ ई उ री। इसे बोलने में एक चुटकी का समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात आप जो चुटकी बजाते हैं हाथों से, उतना का वक्त में यानी कम, सबसे कम जो समय में बोला जाए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कृपया ध्यान रखें, इसकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर ये 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 2 मात्रा अर्थात 2 चुटकी का समय लेता है, अर्थात यह ह्रस्व की तुलना में दोगुना वक्त लेता है, या इसे बोलने में 2 चुटकी का समय लगता है। इसकी संख्या 7 है। 7 + 4 अर्थात 11 स्वर हो गए। एक विशिष्ट तरह के स्वर होते हैं जिसे हम खींचकर अधिकतर गानों या मंत्रों के उच्चारण में प्रयोग करते हैं। इसे पुलुस स्वर कहते हैं। इसमें 3 मात्रा या 3 चुटकी का समय लगता है, अर्थात स्वर वर्णों की या ह्रस्व वर्णों की तुलना में इसे तिगुना समय लेकर बोला जाता है। हिंदी में जिस अक्षर को, जिस स्वर को बोलने में 3 गुना समय लिया गया है, इसे 3 के रूप में अर्थात 1 2 3 के रूप में दिखाने के लिए हिंदी भाषा का 3 लिखा जाता है। जैसे साधारण रूप में देखें, इसे हम लोग ओम पढ़ा, लेकिन जब इसे हम मंत्र के रूप में खींचेंगे तो ओ जो कि स्वर है, इसे 3 बार या 3 मात्रा तक खींचेंगे। जैसे ओम, इस तरह से ओ जो है 3 मात्रा तक खिंचाया, अर्थात यहाँ ओ पुलुस स्वर का काम किया। इसी तरह कृष्ण, यहाँ न जो कि लास्ट में अ है, ये 3 मात्रा तक खींचा गया, इसे पुलुस स्वर भी कहा जाता है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, नाम से ही पता चलता है कि इसके उच्चारण में जो कि फेफड़ों से वायु निकलकर अंगों से टच होती है, अर्थात इसके उच्चारण में जो ध्वनियां होती है जो पेट से या फेफड़ों से निकलकर अलग अलग अंगों का स्पर्श करती है, तभी इनका उच्चारण हो पाता है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक टोटल 25 ये स्पर्श व्यंजन है। अंत अस्त या अंतस्थ व्यंजन, इसे सेमी वोवेल भी कहते हैं, अर्थात ये न तो पूरी तरह वोवेल है यानी स्वर है, ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। ये दोनों के मध्य की स्थिति है, अर्थात ये थोड़ा थोड़ा स्वर के जैसा या करीब करीब स्वर के जैसा व्यवहार करते हैं। इसकी संख्या 4 है। य र ल व, ये अंत अस्त या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्म वर्ण, अर्थात उष्म का अर्थ गर्म से होता है। जब हम इन अक्षरों का या इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से उष्म वायु या गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। ये 4 हैं। श, स, स, ह, अर्थात इनके उच्चारण में गर्म वायु या उष्म वायु निकलती है, इसलिए इसे उष्म वर्ण कहते हैं, जो कि व्यंजन वर्ण का ही हिस्सा है। संयुक्त व्यंजन वर्ण ये भी 4 है। जैसे अक्ष क और श से मिलके बना है, त्र त और र से मिलके बना है, ज्ञ ज और य से मिलके बना है, स्र स और र से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के या 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जब हम अक्ष को देखते हैं तो यहाँ क और श दोनों ही व्यंजन हैं, अर्थात अक्ष का निर्माण इन दोनों व्यंजन वर्णों के योग से हुआ है। त्र को देखते हैं तो त और र से बना है, जो कि दोनों व्यंजन है, त्र बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है या जुड़कर होता है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब निकलना होता है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के भेद, अर्थात जब हम वर्णों के उच्चारण करते हैं तो वायु की मात्रा या वायु निकलने का जो मात्रा है उसके आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है। अल्प प्राण, प्राण का अर्थ यहाँ प्राण वायु से है जो हम छोड़ते हैं। अल्प मतलब कम, अर्थात जिनके उच्चारण में कम वायु निकले, कम वायु निकले,
या हकार की ध्वनि न निकले। जैसे हम क बोले तो क में ह नहीं आ रहा है, जबकि ख बोले तो ख के पीछे ह आ रहा है। इसी तरह जब हम ग बोले तो ग में ह का उच्चारण या हकार नहीं आ रहा है और इसे बोलने में ज्यादा ऊर्जा या वायु की खपत भी नहीं हो रही। जबकि घ बोले तो अधिक मात्रा में ऊर्जा की या वायु निकलती है या हकार की ध्वनि निकलती है। क से लेकर म तक अर्थात स्पर्श व्यंजन जो कि 25 है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, अर्थात इनके उच्चारण में कम प्राण वायु या हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। क, ग, अंग, च, ज ये सब अल्प प्राण है। महाप्राण, नाम से पता चलता है महा मतलब ज्यादा और प्राण मतलब वायु, अर्थात इनके उच्चारण में अधिक वायु लगता है या निकलता है और हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क से लेकर म तक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण में हकार की ध्वनि निकलती है या अधिक वायु का समय लगता है या अधिक वायु निकलता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे ख, घ, छ, छ, इसमें ह आ रहा है और ज्यादा ऊर्जा या प्राण वायु निकल रहा है, इसलिए इसे महाप्राण वर्ण कहा गया है। उच्चारण में स्वर तंत्रियों मतलब जहां से आवाज निकलते हैं, स्वर मतलब आवाज के स्थिति व कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार, अर्थात जब हम वर्णों के उच्चारण करते हैं तो अक्षर में कंपन या स्वर तंत्र में कंपन होती है। उस कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। एक है घोष वर्ण। घोष वर्ण में उच्चारण में श्वास वायु के कारण स्वर तंत्र में कंपन होती है, अर्थात जिन अक्षरों को बोलने में श्वास वायु के कारण तंत्र में या फिर उच्चारण में जो स्वर तंत्र होती है, जहां से आवाज निकलती है, उसमें कंपन होती है, उसे हम घोष वर्ण बोलेंगे। क से लेकर म तक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को घोष वर्ण कहा जाता है। जैसे ग तीसरा नंबर पे आता है, घ चौथा नंबर पे और अंग पांचवा नंबर पे। ग, घ, अंग, ज तीसरा नंबर पे आता है, झ चौथा नंबर पे आता है, य पांचवा नंबर पे आता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्र के कारण या स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती है जब श्वास या वायु द्वारा इसे बोला जाता है। अघोष वर्ण उच्चारण में श्वास वायु के कारण स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है या न हो, अर्थात जब हम अंदर से श्वास वायु छोड़ते हैं या बोली को उच्चारण में जो वायु छोड़ते हैं, इसके कारण स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसे हम अघोष वर्ण कहते हैं, जो क से लेकर म तक है, अर्थात ख, क, च, छ ये सब अघोष वर्ण है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है। अब हमने जो पढ़ा है इसे क्विक या जल्दी जल्दी रिवीजन करने के तौर पर, इसे क्विक रिवीजन के तौर पर चार्ट के रूप में याद रखेंगे। स्वर जिसकी संख्या 11 होती है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर है। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 है। क से लेकर अंग तक के वर्णों के समूह को कवर्ग, च से लेकर य तक के वर्णों के समूह को चवर्ग, त से लेकर अण तक के वर्णों के समूह को टवर्ग, त से लेकर न तक के वर्णों के समूह को तवर्ग, प से लेकर म तक के वर्णों के समूह को पवर्ग कहते हैं, और ये कुल 25 है। अंत अस्थ जिसे सेमी वोवेल्स भी कहते हैं, ये 4 है, य, र, ल, व। उष्ण वर्ण, इनके उच्चारण में उष्ण वायु या गर्म वायु निकलती है, ये 4 है, श, श, स, ह। संयुक्त वर्ण ये 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। नए गृहीत वर्ण ये अन्य भाषाओं खासकर अंग्रेजी, उर्दू और फारसी से लिए गए भाषाएं होती है, र, ढ ये 2 है। अयोगवा अनुस्वार जिसे अन कहते हैं और अ के साथ डबल बिंदु लगे इसे विसर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण अ होता है, इसे अयोगवा कहते हैं क्योंकि अ के साथ योग हुआ है। अ पर अनुस्वार लगा तो इसका नाक के द्वारा उच्चारण होगा, इसे अन कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है। अ के साथ डबल बिंदु लगे इसे विसर्ग कहा जाता है, और ये 2 है। अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है और प्रत्येक वर्ग का यानी क से लेकर म तक का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। महाप्राण हकार की ध्वनि निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो कि क से लेकर म तक है, ये महाप्राण है। घोष वर्ण श्वास वायु से स्वर तंत्र में कंपन होता है, अर्थात जो हम छोड़ते हैं ध्वनि बोलने के केस में, जो
तो स्वर तंत्र में कंपन होती है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष वर्ण है, जबकि अघोष वो वर्ण है जो श्वास वायु से स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क से लेकर म तक ये अघोष वर्ण है, अर्थात स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। इस तरह टोटल 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ, 4 उष्ण, 4 संयुक्त वर्ण, 2 नए गृहीत वर्ण, अयोगवा 2, यह कुल मिलाकर 52 हुआ। इस तरह आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्ण है। 11, 25, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48, 2 50 और 2 52। वर्णों के उच्चारण स्थान, ये महत्वपूर्ण भाग है जहां से क्वेश्चन आते हैं। कंठ से, जिन्हें कंठय वर्ण भी कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण कंठ से होता है। संस्कृत का एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यहाँ अ का मतलब अ और आ दोनों है, कु का मतलब कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये पांचों है, ह का मतलब ह से है और विसर्ग का मतलब विसर्ग से है, अर्थात अ आ कवर्ग, कवर्ग में सभी आ गया, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, ये सभी का उच्चारण स्थान कंठ है या कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठय वर्ण भी कहते हैं। तालु से, जिन्हें तालव्य वर्ण कहेंगे। संस्कृत के श्लोक इचुई सा नाम तालु, अर्थात ई का यहाँ अर्थ ई और दीर्घ ई दोनों से है, चू का अर्थ च वर्ग से है, च छ ज झ य से, और य का अर्थ य से है और श का श से, अर्थात ई दीर्घ ई च वर्ग अर्थात च छ ज झ य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धा से या मूर्धन्य से, सूत्र है ऋटूर सा नाम मूर्धा, अर्थात री टवर्ग, टू का यहाँ टवर्ग है, ट ठ ड ढ ण र श, ये वाला श जिसको मूर्धन्य श भी कहते हैं, और अण, इन सभी का उच्चारण स्थान यानी री टवर्ग र अश का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत से, ये जिन्हें दंतय वर्ण भी कहते हैं, इनका जो सूत्र है ये लितुल सानाम दंता, अर्थात लिरी तवर्ग ल और स, दंत स, जिन्हें दंत स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है। लिरी तवर्ग में त थ द ध न ल और दंत स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे दंतय वर्ण भी कहा जाता है। नासिका यानी नाक से अनुनासिका, अर्थात इनका उच्चारण थोड़ा थोड़ा नाक के सहायता से होता है। सूत्र है यमंगा नाम नासिका, अर्थात य म अंग न अण, इन सभी का उच्चारण स्थान नाक से या नासिका के सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण या नासिक वर्ण भी कहते हैं। ओष्ठ से या ओष्ठय वर्ण, सूत्र है उपोधमानी या नाम ओष्ठो, अर्थात उ पवर्ग, पू का यहाँ पवर्ग से है, प फ ब भ म, अर्थात उ दुर्घु और पवर्ग प फ ब भ म, इन सभी का उच्चारण स्थान ओठ है या ओष्ठ है, इसलिए इसे ओष्ठय वर्ण भी कहते हैं। आप देखेंगे हम जो दो स्थानों से मिलकर बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु, जिसे कंठ तालव्य भी कहते हैं। सूत्र है एदौतो कंठ तालु, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए इसे कंठ या कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ और ओठ यानी कंठ और ओठ दोनों से या ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाले वर्ण, जिसे कंठोष्ठय वर्ण कहते हैं। सूत्र है औदौतो कंठोस्तम, अर्थात ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ या ओष्ठ दोनों है, इसलिए इसे कंठोष्ठय वर्ण भी कहते हैं। दंत और ओष्ठ दंतोष्ठय, सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ या ओष्ठ दोनों है। हिंदी में भाषा के या अक्षर के ऊपर चांद की आकृति को चंद्रबिंदु कहा जाता है। जब यह बिंदु नहीं होता है तो इसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं या अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का उच्चारण आ और ओ के बीच की मात्रा है, जैसे डॉक्टर, डॉलर, कॉफी, गॉड, जॉब, ये सब
अर्ध चंद्राकार या अर्ध चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्द है। किसी अक्षर के नीचे यदि ये पड़े तो ये उर्दू का शब्द का पहचान कराता है, अर्थात इसे नुक्ता कहा जाता है, ये नीचे लगता है।